इंडिया का डिजिटल रूपी पायलट प्रोजेक्ट पूरी स्विंग के ऊपर चल रहा है एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ बहुत से बैंक इसके रिलेटेड एडवर्टीजमेंट भी कर रहे हैं। लेकिन लोगों के इन चीजों को लेकर के कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, लाइक कि डिजिटल रूपी की जरूरत क्या पड़ गई एंड अगर यूपीआई यानी कि यूनिफाइड पेमेंट जो इंटीग्रेशन है अगर वो ऑलरेडी अवेलेबल है एंड उसके थ्रू फास्ट एंड कन्वीनियंट वे में पेमेंट्स हो सकती हैं तो अलग टेक्नोलॉजी लेकर के आने की जरूरत क्यों पड़ी। एंड क्या ई रूपी या डिजिटल रूपी एक ऑल्टरनेटिव है बिटकॉइन का या फिर क्रिप्टो करेंसीज का? क्या ये कैश का ऑल्टरनेटिव है या फिर यूपीआई का ऑल्टरनेटिव है? एक सिंपल सी बात को समझते हैं कि जो डिजिटल रूपी है वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है, यानी कि बीच में और कोई भी पार्टीज नहीं होंगी, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं होगा, कोई सिस्टम नहीं होगा, सीधा पर्सन टू पर्सन या पर्सन टू मर्चेंट पेमेंट की जा सकती है। तो क्या इससे बैंक्स खत्म हो जाएंगे? बैंक्स का रोल बिल्कुल खत्म हो जाएगा? तो इन सभी क्वेश्चंस को इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे एंड ई रूपी यानी कि डिजिटल रूपी के बारे में इन डिटेल सभी कंसेप्ट्स के बारे में बात करेंगे। सो इस वीडियो को एंड तक जरूर गो थ्रू कीजिएगा। मैं हूं आपका फ्रेंड आशीष एंड मैं आपके लिए ऐसे ही अनलॉक करता रहता हूं टेक से रिलेटेड या फाइनेंस से रिलेटेड कंसेप्ट्स को। आप हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन जरूर मिल पाए। तो क्या डिजिटल रूपी बैंक्स को एलिमिनेट कर देगा? तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिजिटल रूपी को डिकोड करने वाले हैं एंड सभी क्वेश्चंस का आपको आंसर देने वाले हैं। एंड साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि डिजिटल रूपी का इस्तेमाल कहां कहां पर हो सकता है एंड कैसे इसका इस्तेमाल जो है वो किया जा सकता है। पहले इस चीज को समझते हैं कि डिजिटल रूपी एक्चुअल में होता क्या है। नो, ये इंडियन वर्जन है सीबीडीसी का। सीबीडीसी यानी कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। जैसे बिटकॉइन आया था उसके बाद सभी कंट्रीज के बीच में, लगभग 100 से ज्यादा कंट्रीज के बीच में एक होड़ मच गई है कि वो अपनी सेंट्रल करेंसी लेकर के आना चाहते हैं, डिजिटल करेंसी फॉर्मेट लेकर के आना चाहती हैं जो फिजिकल कैश को रिप्लेस करेगा। एंड ये सभी कंट्रीज उसी के ऊपर ही काम कर रही हैं। तो सीबीडीसी के रिलेटेड भी जो भी बेनिफिट है वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो जब भी हम सीबीडीसी की बात करते हैं या ई रूपी की बात करते हैं तो डिजिटल रूपी की बात करते हैं, ये सब चीजें एक ही चीज है। अब जो ई रूपी होता है ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड होता है, जो कि टेक्नोलॉजी आपकी बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी में इस्तेमाल होती है। अब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के केस में दो पार्टीज डायरेक्टली आपस में ट्रांसफर करती हैं, यानी कि आपस में इकट्ठे होकर के वो एक दूसरे को सीधा भेजेंगे। जैसे मान लीजिए अगर राम ने शाम को पैसे भेजने यूपीआई के थ्रू तो वो पैसा ट्रांसफर होगा बैंक्स के थ्रू, बैंक टू बैंक डायरेक्ट ट्रांसफर होगी। जबकि इन द केस ऑफ डिजिटल वॉलेट्स या डिजिटल रूपी आपकी करेंसी सीधा राम से श्याम के पास जाएगी, तो इसमें आपको बैंक अकाउंट की भी जरूरत इवन नहीं पड़ती है। तो सारी की सारी जो इंटरमीडिएटरीज हैं वो बीच में से निकल के जाती हैं, जैसे कि बैंक हो गए, ब्रोकर्स हो गए, उनकी बीच में जरूरत ही नहीं पड़ती। नाउ आप इसको एक डिजिटल वॉलेट की तरह समझ सकते हो कि आपके डिजिटल वॉलेट में डिजिटल कैश है। अब जैसे आपके फिजिकल कैश होता है आपके वॉलेट के अंदर, उसी तरह से डिजिटल कैश है आपके वॉलेट के अंदर, जिसको निकाल करके आप किसी पर्सन को दे सकते हो। यानी कि उस पर्टिकुलर करेंसी नोट का जो डिजिटल कैश होगा उसका एक सीरियल नंबर होगा एंड जब वो सीरियल नंबर ट्रांसफर हो जाएगा तो उस पर्सन के पास वही सीरियल नंबर एग्जैक्ट ट्रांसफर होगा जैसे कि फिजिकल कैश की फॉर्म में भी होता है। सो कहने का मतलब है कि ये फिजिकल कैश की तरह काम करेगा, लेकिन कुछ और भी बेनिफिट इसके साथ रिलेटेड है जो फिजिकल कैश के केस में अवेलेबल नहीं होते हैं, उनके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे। अब इंडियन जो बैंक्स हैं वो बहुत से पायलट प्रोजेक्ट्स इन चीजों को लेकर के कामकाज कर रहे हैं एंड बहुत से लोगों को इसके रिलेटेड इनविटेशन भी आया है कि आप डिजिटल रूपी का इस्तेमाल करके देखिएगा। तो ये काफी ज्यादा आसान बन जाता है कि आप डिजिटल वॉलेट से पैसा एक पर्सन से दूसरे पर्सन के डिजिटल वॉलेट में आसानी से भेज सकते हो, जैसे कि क्यूआर कोड का केस करते हुए हम यूपीआई में करते हैं, सेम उसी तरह से। अब इसमें P2P यानी कि पर्सन टू पर्सन, पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शन भी कर सकते हो एंड P2M यानी कि पर्सन टू मर्चेंट ट्रांजैक्शन भी कर सकते हो। जैसे कि आप किसी रिटेल स्टोर में गए हो, वहां पर आपको किसी सर्विसेज के लिए, गुड्स के लिए पेमेंट करनी है, तो डिजिटल वॉलेट्स के थ्रू जैसे आप यूपीआई के थ्रू पेमेंट करते थे वैसे आप डिजिटल वॉलेट्स का इस्तेमाल करते हो वो पेमेंट्स अब कर पाएंगे। अब क्वेश्चन ये आता है कि डिजिटल रूपी की जरूरत ही क्यों पड़ी जब सारा कामकाज वो यूपीआई के थ्रू ऑलरेडी कर रहे थे? तो पहली चीज समझने वाली ये है कि दिस इज एक्चुअली रिप्लेसमेंट फॉर द फिजिकल कैश। फिजिकल कैश की रिप्लेसमेंट है। जो फिजिकल कैश की शॉर्टकमिंग्स है उनको यहां पर रिमूव किया गया है। अब मान लीजिए कि फिजिकल कैश आप कैरी करते हैं, उसके केस में सिक्योरिटी कंसर्न्स रहते हैं, आपको सेफ्टी इश्यूज फेस करने पड़ेंगे। जब भी आप कैश को कैरी करते हैं तो सेफ्टी इश्यूज रहते हैं। हम इस चीज के लिए अफ्रेड रहते हैं कि कहीं हम ज्यादा कैश कैरी करें तो ये ना हो कि अमाउंट चोरी हो जाए, तो हमें उस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन अगर आप डिजिटल वॉलेट में कैश को कैरी कर रहे हो, डिजिटल कैश को कैरी कर रहे हो, तो आप इजीली उसको कैरी कर सकते हो, उसमें सेफ्टी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहती है। ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट, आपके
स्टोरेज इश्यूज से रिलेटेड जो मैटर है वो यहां पर खत्म हो जाता है। अगर हम घर पर कैश को स्टोर करते हैं तो हम एक पर्टिकुलर अमाउंट तक की स्टोर करते हैं, कहीं चोरी ना हो जाए, क्योंकि अगर चोरी हो जाएगी तो डेफिनेटली ज्यादा कैश घर पे पड़ा है तो हम सो नहीं पाएंगे रात को। एंड दूसरी तरफ डिजिटल कैश के साथ ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आपको ऐसी कोई भी दिक्कत करने की जरूरत नहीं है। एंड फर्दर तीसरा पॉइंट, अगर आप किसी दुकान पर जाते हो एंड आपको वहां पर छुट्टे देने हैं यानी कि चेंज मनी देनी है, तो वहां पर भी फिजिकल कैश के केस में प्रॉब्लम रहती है, जबकि वो प्रॉब्लम आपकी डिजिटल वॉलेट के केस में नहीं रहेगी, जैसे कि यूपीआई के केस में प्रॉब्लम नहीं होती थी। तो यहां पर भी सेम वे में वो प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली है। फोर्थ पॉइंट, अगर आपका फिजिकल कैश चोरी हो जाता है तो उसको ट्रेस करना लगभग नामुमकिन हो जाता है, जबकि डिजिटल वॉलेट कैश के केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके प्रॉपर सीरियल नंबर है, पुलिस प्रॉपर ट्रैक कर सकती है कि कौन से डिजिटल वॉलेट में वो पैसा गया है, तो इसको ट्रैक करना काफी ज्यादा आसान हो जाता है। एंड डिजिटल कैश को प्रोग्राम किया जा सकता है, जैसे कि बहुत से एप्लीकेशन यूपीआई के बेस पर बन गई हैं, वैसे जैसे जैसे इसमें इनोवेशन होगी तो बहुत से एप्लीकेशन आपको भीम पे या फिर फोन पे, गूगल पे जैसी एप्लीकेशन आपको इसका इस्तेमाल करती दिखाई देंगी, जिसके थ्रू इसकी यूजेबिलिटी काफी ज्यादा आसान हो जाएगी। अब दिमाग में दो क्वेश्चन आते हैं। पहली चीज, अगर डिजिटल मनी पॉपुलर हो जाती है तो क्या ये यूपीआई सिस्टम को खत्म कर देगी? तो जैसे मैंने आपको बताया, यूपीआई सिस्टम जो है वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर है, जहां पर दो पार्टीज डायरेक्टली आपस में इंटरेक्ट कर रही हैं, आपस में पैसा भेज रही हैं। तो क्या बैंक्स एलिमिनेट हो जाएंगे? बैंक्स की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी? क्या ये उनको भी रिप्लेस कर देगी? सबसे पहले यूपीआई वर्सेस डिजिटल मनी को समझते हैं। देखिए, यूपीआई के थ्रू हमारी ट्रांजैक्शन किस तरह से होती है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया। जैसे आप अपने ट्रांसफर करते हैं तो आपका बैंक जो है वो दूसरे कस्टमर के बैंक अकाउंट के साथ डील करता है एंड आपको वो चीज शोकेस होती है, यानी कि बैंक्स बीच में इन्वॉल्व है। जबकि इस केस में हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं तो डायरेक्ट इंटरेक्शन होती है, यानी कि ए ने अगर बी को पैसे सेंड करने तो ए बी को डायरेक्ट सेंड कर पाएगा इन द केस ऑफ डिजिटल वॉलेट, एंड ये यहां पर बैंक्स कोई इन्वॉल्वमेंट यहां पर होगी ही नहीं। तो यूपीआई के केस में बैंक्स की रिक्वायरमेंट मस्ट थी, लेकिन डिजिटल वॉलेट के केस में बैंक की रिक्वायरमेंट वहां पर है ही नहीं है। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है जब हम बात करते हैं यूपीआई एंड डिजिटल वॉलेट को लेकर के। यही कारण है कि डिजिटल वॉलेट के बहुत से एडवांटेजेस भी हैं। अब सेकंड क्वेश्चन ये था कि क्या डिजिटल वॉलेट बैंक्स को रिप्लेस करते हैं, क्योंकि बैंक की जरूरत तो है ही नहीं है। अब जब दो पार्टीज आपस में डायरेक्ट ट्रांजैक्ट कर सकती है तो बैंक की रिक्वायरमेंट क्यों ही पड़ेगी? लेकिन देखिए, समझिएगा, बैंक की जरूरत हमेशा और हमेशा पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जैसे आपके पास फिजिकल कैश है, आपको फिजिकल कैश के ऊपर कोई भी इंटरेस्ट अर्न नहीं होता, आप वहां से लोन नहीं ले सकते। उसी तरह से आपकी कोशिश होगी कि आप ज्यादा से ज्यादा कैश डिजिटल वॉलेट में ना रखते हुए आप बैंक में प्लेस करें, एंड जिन लोगों की लोन की रिक्वायरमेंट है वो भी बैंक के पास ही विजिट करेंगे। तो बैंक कहीं पर भी जाने वाले नहीं है। आप अपने सेविंग फंड अकाउंट खोलते हो, रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट खोलते हो, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट खोलते हो, या किसी तरह का लोन, सीसी लिमिट, ओडी लिमिट, एलसी ओपन करवाते हो, किसी भी तरह की फैसिलिटी लेते हो, वो बैंक से ही मिलने वाली है, वो आपको डिजिटल वॉलेट के थ्रू नहीं मिलने वाली है। तो ये डिजिटल वॉलेट रिप्लेस नहीं करने वाला है बैंक को किसी भी मैनर में। ये वहीं का वहीं रहने वाले हैं, बैंक्स वहीं के वहीं रहेंगे। एज आई टोल्ड यू, अगर आप डिजिटल वॉलेट की बात करते हैं तो उसमें आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलने वाला है। यू आर नॉट गोइंग टू गेट एनी काइंड ऑफ द इंटरेस्ट इन दिस सिनेरियो। तो मुझे नहीं लगता कि लोग अपना पैसा डिजिटल वॉलेट में ज्यादा डाल करके रखेंगे। हाँ, अपने डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए, छोटे अमाउंट के ट्रांजैक्शंस के लिए वो डिजिटल वॉलेट को साथ में रखेंगे एंड इसका इस्तेमाल करेंगे। सो पता की बात यह है कि बैंक सिस्टम कहीं भी जाने वाला नहीं है, वो वहीं का वहीं पर रहने वाला है। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि आपके जो डिजिटल वॉलेट है वो एग्जिस्ट करेंगे साथ की साथ ही। जैसे कि यूपीआई के साथ आपका डिजिटल वॉलेट भी रहेगा, तो ये यूपीआई को भी रिप्लेस करने वाला ही भी नहीं है और ना ही बैंक को रिप्लेस करने वाला है। ये बेसिकली रिप्लेस करेगा तो फिजिकल कैश को रिप्लेस करेगा। तो जैसे हम आज की डेट में यूपीआई को अपने पास रखते हैं, उसी तरह से हम डिजिटल वॉलेट को रखेंगे, डिजिटल कैश को उसमें रखेंगे, एंड सेकेंडरी पेमेंट पर्पस के लिए हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं डिजिटल कैश से। यानी कि जहां पर फिजिकल कैश आप नहीं देना चाहते हो लेकिन कैश के वे में पेमेंट करना चाहते हो, वहां पर आप डिजिटल कैश की फॉर्मेट में पेमेंट कर सकते हो, क्योंकि काफी ज्यादा रिलायबल है। एंड मोर ओवर, ये जो डिजिटल रुपी है ये आपका ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है, तो लोग डेफिनेटली इसको कंपेयर करते हैं कई बार बिटकॉइन के साथ एंड क्रिप्टो करेंसी के साथ। लेकिन एक चीज को समझिएगा, अगर हम बिटकॉइन के साथ इसको कंपेयर भी करते हैं तो बिटकॉइन जो है वो एक डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल एसेट है। डिसेंट्रलाइज्ड का मतलब होता है जहां पर कोई भी इसका रख रखवाला नहीं है, किसी को नहीं पता किसके पास कितने बिटकॉइन पड़े हैं। ये सारा का सारा सिस्टम जो है वो डिसेंट्रलाइज्ड है, यानी कि कोई सेंट्रल एजेंसी नहीं है जो इन चीजों को मैनेज कर रही है, एंड कोई भी इसको कंट्रोल नहीं कर सकता। एंड इसकी जो
डिमांड एंड सप्लाई है वही इसको कंट्रोल करती है। अगर डिमांड काफी ज्यादा बढ़ जाएगी तो बिटकॉइन का प्राइस भी काफी ज्यादा बढ़ जाता है, अगर इसकी डिमांड कम है तो इसकी प्राइस भी काफी ज्यादा कम हो जाती है। यानी कि इस केस में आपको वॉलेटिलिटी भी देखने को मिलती है। जैसे कि स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स का प्राइस, इक्विटी का प्राइस ऊपर नीचे जाता है, वैसे ही बिटकॉइन का प्राइस ऊपर नीचे जाता है। एंड अगर हम इंडिया की बात करें तो गवर्नमेंट जो है इंडिया की, वो बिटकॉइन को एज अ डिजिटल एसेट कंसीडर करती है। एंड इन टर्म्स ऑफ डिजिटल एसेट इसकी टैक्सेशन रूल भी काफी अलग है, यानी कि इसके ऊपर टैक्सेशन भी देखें तो काफी भारी भरकम टैक्सेशन पड़ता है अगर हम कैपिटल गेन की बात करते हैं इन केस ऑफ द बिटकॉइंस ओवर देयर। जबकि हम दूसरी तरफ की बात करें तो डिजिटल रुपी जो है वो एक सेंट्रलाइज्ड करेंसी है, ये जो आरबीआई है वो इसको रेगुलेट करता है, इसको कंट्रोल करता है। एंड हाँ, इसकी जो वैल्यू है वो भी अप डाउन नहीं होती है। एक डिजिटल वॉलेट ई रुपी की वैल्यू जो होगी वो इंडियन करेंसी ई रुपी के हमेशा इक्वल ही रहेगी। अगर हम इंडियन करेंसी के मुकाबले उसकी बात करें, डेफिनेटली अगर हम फॉरेन करेंसी के मुकाबले उसकी बात करें तो जैसे इंडियन करेंसी की वैल्यू एप्रिशिएट या डेप्रिशिएट करती है फॉरेन करेंसी को लेकर के, वो वैल्यू इसकी भी एप्रिशिएट या डेप्रिशिएट करेगी। लेकिन 1 ई रुपी वुड बी इक्वल टू 1 इंडियन रुपी ओवर देयर। दूसरी चीज, बिटकॉइन लीगल टेंडर नहीं है, यानी कि आप चीजों की खरीद फरोख्त के लिए बिटकॉइन का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, आप उसमें लोन नहीं दे सकते हो। जबकि डिजिटल रुपए की बात करें तो ये एक लीगल टेंडर है एंड इसको एक प्रॉपर करेंसी माना गया है। आप इसमें लोन भी दे सकते हो, आप कैश एक्सेप्ट भी कर सकते हो। एंड अगर हम टैक्सेशन की बात करें बिटकॉइन के ऊपर तो उसमें टैक्सेशन जो होता है गेन्स के ऊपर काफी ज्यादा रहता है। जबकि ई रुपी के केस में आपको कोई गेन होने नहीं वाला, कोई लॉस होने नहीं वाला, तो उसमें टैक्सेशन का कोई मतलब ही नहीं बनता है। साथ के साथ जैसे मैंने आपको बताया कि बिटकॉइन की जो वैल्यू है वो इसके सप्लाई एंड डिमांड के ऊपर मैटर करती है, तो इसमें वॉलेटिलिटी भी काफी ज्यादा रहती है। इसकी वैल्यू काफी ज्यादा ऊपर नीचे आती जाती रहती है। एंड मोर ओवर जब इसकी वैल्यू बढ़ जाती है तो लिक्विडिटी भी इसकी कम हो जाती है। तो यानी कि अगर आपको बिटकॉइन से पैसा विड्रॉ करना है, इसको कैश में कन्वर्ट करना है, तो काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। अगर आपको पैसा इमीडिएटली चाहिए तो काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा अगर आप बिटकॉइन में डील कर रहे हैं। दूसरी तरफ अगर हम डिजिटल रुपी की बात करते हैं तो वहां पर कोई वॉलेटिलिटी नहीं है, वो बहुत ही ज्यादा कम है। इसी वजह से यहां पर इसको इस्तेमाल करना भी आसान है, इसको कैश आउट करना भी इजी है एंड इसकी लिक्विडिटी भी काफी ज्यादा रहने वाली है। तो जैसे मैंने आपको बताया, अगर तो आप इसको फॉरेन करेंसी से कंपेयर करते हो तो डेफिनेटली इसकी वैल्यू ऊपर नीचे जाएगी। लेकिन अगर आप डिजिटल रुपी को, ई रुपी को इंडिया में ही इस्तेमाल करने वाले हो तो 1 ई रुपी की वैल्यू 1 इंडियन रुपी के इक्वल ही रहने वाली है। तो इसकी लिक्विडिटी काफी ज्यादा रहेगी। एंड मोर ओवर अगर आप इससे कैश विड्रॉ करना चाहते हो तो वो भी काफी ज्यादा आसान है, आप फिजिकल कैश को भी इजिली विड्रॉ कर पाओगे, तो इसमें लिक्विडिटी भी काफी ज्यादा रहती है। एंड अगर हम ट्रांजैक्शन चार्जेस की बात करते हैं तो वो बिटकॉइन के केस में या फिर क्रिप्टो करेंसीज के केस में काफी ज्यादा रहते हैं। देखिए, सिंपल केस ये रहता है कि जब हम बिटकॉइन या किसी क्रिप्टो करेंसी की बात करते हैं तो वहां पर लेजर जो होती है वो सिस्टम में मेंटेन होती है, यानी कि जितने भी यूजर्स होंगे उनके बीच में लेजर मेंटेन होती है। एंड जैसे ही कोई ट्रांजैक्शन नहीं होगी या किसी तरह का कुछ होगा तो ये पर्टिकुलर नेटवर्क इन्हीं यूजर्स के द्वारा मेंटेन किया जाएगा जो पर्टिकुलरली बिटकॉइन को मेंटेन कर रहे हैं, किसी क्रिप्टो करेंसी को मेंटेन कर रहे हैं। तो जैसे ही नई ट्रांजैक्शन होती है उसका खर्चा, उसकी एनर्जी कंजम्पशन काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि ये जो ट्रांजैक्शन होती है वो ओपन लेजर सिस्टम के ऊपर बेस्ड होती है। जब भी हम इसके ऊपर कोई ट्रांजैक्शन करेंगे तो वो पार्टीज में, जितनी भी पार्टीज हैं नेटवर्क में, तो उन सभी के पास वो ट्रांजैक्शन जाएगी। क्योंकि ब्लॉकचेन के केस में ये होता है कि सभी के पास सारा का सारा सिस्टम जो होता है वो अवेलेबल होता है, सारी की सारी जानकारी अवेलेबल होती है। तो जब सभी पार्टीज आपस में इंटरेक्ट करती हैं तो एनर्जी कंजम्पशन काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, बहुत ज्यादा लोड जो होता है सर्वर के ऊपर पड़ जाता है। यही रीजन होता है कि इसमें जो चार्जेस होते हैं यूजर्स की तरफ बॉन्ड किए जाते हैं वो काफी ज्यादा बन जाते हैं, यानी कि ट्रांजैक्शन चार्जेस काफी ज्यादा होते हैं इन केस ऑफ बिटकॉइन। जबकि डिजिटल रुपए के केस में ऐसे कोई भी ट्रांजैक्शन चार्जेस नहीं होने वाले हैं। एज आई टोल्ड यू, बिटकॉइन जो है वो टोटली अनरेगुलेटेड है, इसके ऊपर कोई भी रेगुलेशन नहीं है, इसमें फ्रॉड किया जा सकता है एंड ब्लैक मार्केट में इसमें काफी ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। जबकि डिजिटल रुपए की बात करें तो ये गवर्न किया जाता है, रेगुलेट किया जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। अगर कोई फ्रॉड होता भी है तो आपकी सुनवाई के लिए लोग बैठे हैं वहां पर एंड आप उस फ्रॉड को रिपोर्ट भी कर सकते हो कि आपके पास फ्रॉड हुआ है। एज आई टोल्ड यू, बिटकॉइन का इस्तेमाल इलीगल एक्टिविटीज के लिए होता है, जबकि आपके डिजिटल रुपए का इस्तेमाल इसके लिए नहीं होगा। तो मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज के लिए डेफिनेटली आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि ये सिक्योर्ड है एंड मोर ओवर इसको ट्रैक किया जा सकता है। यही कंसर्न बहुत सी कंट्रीज में है, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी सीबीडीसी यानी कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को उन्होंने अपनाना शुरू कर दिया है। अभी हम बात करते हैं कि ये जो डिजिटल वॉलेट्स हैं इनका कहां पर और कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। पहला यूज केस कहां पर हो सकता है कि आपको ट्रांजैक्शन करने के लिए इवन किसी बैंक अकाउंट की जरूरत भी नहीं है। मान लीजिए आपका कोई वेंडर है या आपका कोई काम करने वाला पर्सन है जिनका कोई अकाउंट नहीं है, तो वो भी डिजिटल वॉलेट का इस्तेमाल कर पाएंगे। उनको उसके लिए किसी भी तरह का अकाउंट रखना जरूरी नहीं रहेगा। यू कैन डायरेक्टली भी ट्रांसफर मनी
फ्रॉम द डिजिटल वॉलेट ऑफ योर्स टू द डिजिटल वॉलेट ऑफ द कंसर्न पर्सन। दूसरा जो केस यूज है वो ये है कि अगर बाय चांस इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है या इंटरनेट काफी ज्यादा स्लो है तो डेफिनेटली वहां पर यूपीआई सिस्टम पेमेंट तो नहीं काम करता है। अगर आप यूएसडीटी कोड का इस्तेमाल नहीं करते हो तो वो पर्टिकुलरली वहां पर तो काम नहीं करेगा, लेकिन आप डिजिटल वॉलेट का इस्तेमाल कहीं पर भी कर सकते हो। मान लीजिए अगर आप पासवर्ड भूल जाते हो या फिर और कोई दिक्कत आ जाती है तो वहां पर दिक्कतें बढ़ जाती है, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं होगा। ये बेसिकली आपके फिजिकल वॉलेट करेंसी की तरह होगा। अगर आपके पास वो पर्टिकुलर की है जिसके थ्रू उस पर्टिकुलर नोट को, करेंसी को रिडीम किया जा सकता है, तो आप सिंपली उसको एसएमएस के थ्रू भी भेज सकते हैं एंड वो रिडीम सामने वाला पर्सन कर पाएगा। थर्ड यूज केस है कि यूपीआई ट्रांजैक्शन जो होती हैं वो चार्जेबल हो सकती हैं या हैं भी इस टाइम पर। इनफैक्ट ऑलरेडी इसके ऊपर डिस्कशंस चल रही हैं कि आपको 0.1% या 0.2% हर एक ट्रांजैक्शन के ऊपर पे करना पड़ेगा। तो बहुत से पर्सन अपनी छोटी ट्रांजैक्शंस के लिए डिजिटल वॉलेट के ऊपर मूव कर सकते हैं। फोर्थ जो केस सिनेरियो है कि डिजिटल वॉलेट जो है वो लो वैल्यू ट्रांजैक्शंस के लिए ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि जब हम यूपीआई में ट्रांजैक्शन करते हैं तो अपने बैंक अकाउंट्स को एक्सपोज करते हैं। बहुत से फ्रॉड आपने देखे होंगे जहां पर पर्सन जो है वो पर्टिकुलर एक्सपोज है, उनके साथ फ्रॉड किया गया है। तो अगर आप अपना बैंक अकाउंट एक्सपोज नहीं करना चाहते तो आप डिजिटल वॉलेट्स के थ्रू डिजिटल करेंसी में डील कर सकते हो, जिससे अल्टीमेटली आपका जो रिस्क होगा वो रिड्यूस होगा। एंड जैसे कि फिजिकल कैश के केस में जो लिमिट्स एप्लीकेबल रहती हैं, सेम लिमिट्स, क्योंकि डिजिटल वॉलेट, डिजिटल करेंसी जो है वो फिजिकल कैश को ही रिप्लेस करने वाला है, तो वो सब लिमिट्स वहां पर भी एप्लीकेबल रहेंगी। अगर मान लीजिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक पर्टिकुलर लिमिट के बाद आपको फिजिकल कैश को यूज करने नहीं दे रहा, तो वो सेम लिमिट आपकी इस डिजिटल कैश के ऊपर भी एप्लीकेबल रहने वाली है। फिफ्थ यूज केस ये हो सकता है कि आप क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो। देखिए सिंपली क्या होता है, इस पर्पस के लिए आपका सीबीडीसी जो ट्रांजैक्शन है वो काफी ज्यादा आसान हो जाएंगे एंड काफी ज्यादा वो टाइम उसमें कम लगेगा, क्योंकि जब आप पर्टिकुलर ट्रांजैक्शंस करते हैं तो उसमें काफी ज्यादा टाइम लगता है। अगर मान लीजिए आप वायर ट्रांसफर करते हैं तो आपको 2 दिन लग जाते हैं, अदरवाइज अगर आप डायरेक्ट बैंक टू बैंक ट्रांसफर करते हैं तो आपको 5 दिन तक का समय लग सकता है। सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट कार्ड्स के थ्रू है कि आपको कम टाइम लगता है, राइट। अगर आप सीबीडीसी का इस्तेमाल करते हैं तो वहां पर भी आपका टाइम काफी ज्यादा कम हो जाएगा एंड मोर ओवर जो चार्जेस बैंक आपको लगाते हैं वो भी काफी ज्यादा कम हो जाएंगे। अब ऐसा एक्चुअल में होता क्या है, तो इस चीज को समझने की जरूरत है। देखिए बैंक्स डेफिनेटली अपने पास फंड्स को रखना चाहते हैं एंड ट्रांसफर नहीं करना चाहते, क्योंकि बैंक्स के फंड्स बैंक ने किसी ना किसी रिसोर्स में एलोकेट किए होते हैं, जहां पर बैंक या तो इंटरेस्ट अर्न कर रहे हैं या फिर इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। तो बैंक अपने एसेट्स को इतनी जल्दी से नहीं हिलाना चाहता, इसकी वजह से वहां पर कुछ ना कुछ डिले रहता है। एंड मोर ओवर अगर चार्जेस की बात करें, अगर आप पैसा यहां से किसी फॉरेन कंट्री में भेज रहे हैं तो वहां पर 3.39% तक के जो चार्जेस होते हैं वो डिडक्ट किए जाते हैं। तो सीबीडीसी यहां पर काफी ज्यादा हेल्प कर सकता है। यहां पर सीबीडीसी एक्सचेंज होगी जहां पर डायरेक्टली ट्रेड हो सकता है, जहां पर फॉरेन करेंसी में ट्रेड किया जा सकता है, डायरेक्टली पैसा कहीं पर भी किसी को भेजा जा सकता है एंड आपके ट्रांजैक्शन चार्जेस भी काफी ज्यादा मिनिमल होंगे। सिक्स्थ जो यूज केस है वो एनआरआईज यानी कि नॉन रेजिडेंट इंडियंस के लिए या टूरिस्ट के लिए हो सकता है। हर साल कितने ही एनआरआईज इंडिया घूमने के लिए आते हैं, कितने ही टूरिस्ट जो होता है इंडिया घूमने के लिए आते हैं, उनको यहां पर शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए खर्चा करने के लिए पैसा चाहिए होता है। तो अगर उनके पास कोई यूटिलिटी डिवाइस है या फिर कोई स्मार्ट कार्ड है तो वो डिजिटल कैश उसमें फीड कर सकते हैं, अल्टीमेटली उसका इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सब तो बेनिफिट यहां पर सीबीडीसी के थे ही थे। इनके अलावा भी कुछ एक एडवांटेजेस हैं। पहली चीज, आपका प्रिंटिंग कॉस्ट काफी ज्यादा रिड्यूस हो जाएगा, कार्बन फुटप्रिंट काफी ज्यादा कम हो जाएगा, क्योंकि इंडिया हर साल फिजिकल नोट्स के ऊपर 4000 करोड़ से ज्यादा का अमाउंट स्पेंड कर रहा है। एंड मोर ओवर जैसे हमने बात करी, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस काफी ज्यादा आसान हो जाएंगी एंड फाइनेंशियल क्राइम भी रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि हम उसको ट्रैक कर पाएंगे। सो दिस वाज एक्चुअली ऑल अबाउट द डिजिटल करेंसी एंड द ई रूपी। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको इस वीडियो का कंटेंट पसंद आया तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स एंड कलीग्स के साथ जो भी यहां पर डिफरेंट एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स टू, ताकि वो भी इस तरह की नॉलेज को गेन कर पाए। एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड प्रेस द बेल नोटिफिकेशन आइकन सो दैट यू गेट अपडेटेड व्हेनेवर वी अपलोड द न्यू वीडियो। थैंक यू सो मच एंड सी यू अगेन in the next video.